हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइडियल एकेडमी स्कूल आपका फिर से ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। आज आपको चैप्टर नंबर जो 1 हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रीजन है कि जो थ्योरिकल जो पॉइंट है हमारे, जो ये बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत जो थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, मैं आपको एक टॉपिक मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। जो मैं हाईलाइट आपके सामने करता हूँ, हाईलाइट का मीन्स होता है कि वो टॉपिक हमारे मोस्ट हैं जिन पे हमें ध्यान देना है 11th क्लास के अंदर। क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अगर कोई बच्चा सीपीटी की तैयारी करना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो इस चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़कर वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आराम से कवर कर सकता है और अपने एग्जाम को फाइट कर सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन सीपीटी एग्जाम में 40% आता है, 40% आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट, थोड़ा हम अपने ही चैप्टर को थोड़ा सा आगे रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 1947 से 1990 के बीच में इंडियन पॉलिसी क्या रही थी, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि आजादी स्वतंत्रता से पहले या संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, 1947 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी, और इसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे कॉलोनियल टाइम पीरियड को, औपनिवेशिक शासनकाल के समय की बातें हमने आपको समझाया। मैंने आपको बंगाल के अंदर सूती कपड़े के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टीचर्स हमको बताती रहती हैं। मैंने भारतीय कृषि के बारे में चर्चा की कि लगभग 85% लोग इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। चलो आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको भारत की उद्योग धंधों पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर किस प्रकार का था, और यहां पर मैं कुछ टॉपिक्स में आपको समझाऊंगा, मैं कुछ हाईलाइट करूंगा जिन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कृषि क्षेत्र किसी की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। मतलब कहने का तो अपने स्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं कर पाया। रीजन था देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होनी थी। मतलब देश के जो पुराने जो ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, वो लगातार समाप्त होते जा रहे थे, लेकिन उनकी जगह कोई आधुनिक उद्योग धंधा नहीं ले रहा था। इस कारण से भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य रहा था। मतलब उनकी डबल माइंड पॉलिसी रही थी। क्या पॉलिसीज थी कि एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, ये आपको याद रखना है। एक तो वो भारत में आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, मतलब सिर्फ भारत को एक एक्सपोर्टर कंट्री ही बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का। दूसरे वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही, ठीक है, किसको, इंडिया को ही क्या बनाना चाहते थे, एक फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बनाना चाहते थे। मतलब बाजार बनाना चाहते थे जहां पर वहां पर तैयार माल को आसानी से बेचा जा सके। ठीक है, ये मेन मोटिव था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। ऐसी आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं की पतन से, मतलब उनकी समाप्ति होने से, जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी। पहला पॉइंट याद रखना, देश में इस प्रकार की उससे सबसे पहला पॉइंट था, देश को किसका सामना करना पड़ रहा था, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों का कोई लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया, क्योंकि भारत में लगातार, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, देश में डिमांड इंक्रीज हो रही थी, मांग बढ़ रही थी, और मांग बढ़ने से हम लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, उत्पादन किया जा रहा था, उसकी क्या कर रहे थे, हम मांग कर रहे थे। इस कारण से कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि देश की इंडस्ट्री सेक्टर पे इसका इफेक्ट पड़ा। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 19वीं सेंचुरी की बात करें। कब की बात करें दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के अंदर इंडिया में कुछ नए उद्योग धंधे लगने लग गए, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही थी। प्रारंभ में तो विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग तक ही सीमित रहा था। देश में कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी, बस वही एक हमारे आधुनिक उद्योग धंधे माने गए। सूती कपड़ा मिले प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी।
ये देश के पश्चिमी क्षेत्र मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, आज का मैं बोल सकता, सॉरी वेस्टर्न जो कंट्रीज जो स्टेट थे, मैं आज का मैं महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश में पहली सूती मिल जो लगी थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल की, वो कहां लगी थी? वेस्ट बंगाल में लगी थी, कोलकाता के अंदर। इसके बाद 1853 में कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद गुजरात में। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है कॉटन टेक्सटाइल का वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इसमें सबसे अपना मेन स्पॉट रखता है। पटसन उद्योग की जो स्थापना, जूट इंडस्ट्री सेक्टर जो एस्टेब्लिश किया गया था, विदेशियों को जाता है क्योंकि पटसन विदेश से या अदर कंट्री से लाया हुआ पौधा है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा है क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी, मैं आपको याद दिलाता हूं, कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे मेन प्रेसिडेंसी रही थी किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। 20वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ होगा। पहली देश में आयरन स्टील कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना सन 1907 में हो गई थी। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश में चीनी, सीमेंट, कागज आदि कारखाने भी लगभग स्थापित हो चुके थे। बात करते हैं लेकिन भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा क्योंकि कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्री सेक्टर थे वो लगातार डेवलप नहीं हो पाए। इस रीजन से मैं कह सकता हूं कि वो उद्योग धंधे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते थे। ठीक है, पूंजीगत उद्योग मतलब किसे बोलते हैं? जो मशीनरीज को बनाने के लिए जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, कल पुर्जे बनाए जाते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। ठीक है, चलो यहां कहां या यत्र तत्र कुछ कारखाने की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। मतलब जो देश के अंदर लगातार जो लॉस हो रहा था उनकी भरपाई ये नहीं कर पाए। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर भी बहुत ही कम रही। सकल घरेलू उत्पाद, याद रखना जीडीपी 10th में पढ़ा है, इसका योगदान भी काफी कम रहा। किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इस नए उत्पाद क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कमी ये भी रही कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित रहा। ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर। तालिका जो टेबल जो आपको बता रही है, इस तालिका के अंदर मैं आप कुछ ज्ञात करने के लिए आपको दे रहा हूं। आपको ये रिसर्च करना है, ढूंढना है कि भारत में अन्य आधुनिक जो उद्योग धंधे सबसे पहले कहां और कब स्थापित किए गए, ये हमें बताना है। अगर आप ढूंढ सकते हो जरूर ढूंढना, नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करूंगा इनके ऊपर। क्या आप जानते हैं किसी आधुनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है? मतलब किसी भी आधुनिक उद्योग धंधे के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में ही क्यों की गई, अदर जगह क्यों नहीं की गई? और यह अब झारखंड राज्य में है जिसको जमशेदपुर की हम बात करते हैं। दूसरी बात मैं करता हूं, आज भारत में कितने लोह इस्पात कारखाने प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ये आपको पता करना है। क्या ये लोह इस्पात कारखाने विश्व के, ठीक है, श्रेष्ठ संयंत्रों में गिने जाते हैं? क्या इनकी गिनती सबसे बेस्ट इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर होती है? इस पर हमें डिस्कस करना है। और आजकल तो ये तर्क भी दिया जा रहा है कि उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या ये बात सत्य है? अगर सच है तो अब ऐसा बताना है कि ये बात कहां तक सच है। और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी क्यों है कि उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाना चाहिए। और भारत के मानचित्र पर उन सूती कपड़ा और पटसन मिलों को अंकित करें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान थी। मतलब जब देश आजाद हुआ तो उस समय वो मिलें देश में काम कर रही थी, उनके बारे में भी आपको बताना। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इतना ही बताऊंगा क्योंकि मैं एक ही टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। चैप्टर का न्यू क्लास है, नया सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका एक टॉपिक क्लियर होता रहे। मिलेंगे कल आपको विदेशी व्यापार के साथ ही। थैंक यू।